अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे रीडर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे बिल्कुल हैरियत के साथ। तो जी मैं आ चुकी हूँ नई किस्त लेकर। उम्मीद करूँगी कि ये किस्त भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। खैर अच्छी लगे बुरी लगे जैसे भी लगे, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है। सबसे पहले ये कमेंट तो मुझे पहले ही पता है कि आपने कहना है 2 दिन के बाद आपने एपिसोड दिया और इतनी शॉर्ट, प्लीज़ लॉन्ग एपिसोड दिया करें। आई नो एपिसोड शॉर्ट थी, मुझे आइडिया नहीं था इतनी छोटी एपिसोड होगी। लाइक मुझे लिखते हुए लगा शायद ठीक है, जितनी नॉर्मली होती है एपिसोड उतनी होगी, बट जब मैं एडिटिंग करने लगी तो एपिसोड काफ़ी शॉर्ट थी। आई नो, आई एम सो सॉरी। और इसके अलावा ओके डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि कल भी एपिसोड दूँ आपको। प्रॉमिस नहीं करती बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सो ये हो गई पहली बात जो मुझे पता था होगी। अब जिन्होंने वॉइस ओवर सुन लिया वो जिसे कहते हैं ना समझ जाएंगे और होप सो मेरी माजरत को कबूल भी करेंगे। इसके अलावा आप लोग और पता नहीं क्या बात करनी थी, भूल गई हूँ मैं। एनीवेज अब छोड़ें फिर इन सब बातों को। आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। जो लोग करते हैं आई नो उन सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो लोग शेयर करते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, क्योंकि मंथ के एंड पे, वीक के एंड पे ना रिपोर्ट आती होती है तो उसमें पता चल जाता है कि आप लोग क्या क्या करते हैं। मैं तो जो करती हूँ वो तो सो करती हूँ, जो आप लोग करते हैं उनका भी आइडिया हो जाता है। एनीवेज आप लोग प्लीज़ इस चैनल को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं उनके साथ। तो मेरे ख्याल से हम मज़ीद वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और हम अपनी एपिसोड की तरफ चलते हैं। हर सितम बेमिसाल किस नंबर 33। गहरी धुंध ने हर चीज़ को अपने लपेट में ले रखा था। सर्दी अपने जोबन पर थी और ऐसे में हर कोई रुक रुक कर सर को ऊपर उठाए उस बुलंदो बाला गरूर से सर उठाए सफ़ेद महलनुमा रोशनियों में डूबी इमारत को देख रहा था, जिसकी छिपी आज नराली थी। बाहर ड्यूटी पर तैनात बावर्दी बॉडी गार्ड्स पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी देते हर मुश्तबा शख्स को परेशान खौफजदा कर रहे थे और अंदर अंदर ऊपरी मंजिल से लेकर फर्श को छूती रंग बिरंगी बत्तियां आंखों को हीरा कर रही थी। जगह जगह वाइट ऑफ वाइट फूल से की गई डेकोरेशन बेहद खूबसूरत लग रही थी। सफ़ेद पर्दे कहीं हवा के दोष पर लहराते नजर आ रहे थे और कहीं सब्ज रिबन्स में बंधे हुए। हर 4 फुट के फासले पर हीटर लगा माहौल को पुरसकून बनाने का काम सर अंजाम दे रहा था। चूँकि शहदी का फंक्शन का सारा इंतज़ाम लॉन में किया गया था, यही वजह थी कि चारों तरफ रंग बिरंगे रवायती लिबासों में मलबूस लोग हंसी खुशी बातों में मसरूफ़ थे। वेटर्स यहाँ वहाँ भागते अपनी खिदमात पेश कर रहे थे। बच्चों का शोर और शराबा, जिसमें ब्लैक शेरवानी और ब्लैक खुस्सा पहने फूले फूले गालों वाला कियान भी शामिल था, हर तरफ चहकते भागते फिर रहे थे। आफरीदीस हर तरफ लोगों से मिलते अदाब मेज़बानी अदा करते दिख रहे थे। एक तरफ ढोलक रखी गई थी, जिसके बेढंगे सुर हर थोड़ी देर बाद फिजा में बिखर जाते, तो इसके साथ ही मेहंदी के स्टॉल्स लगे थे, जहाँ लड़कियां मेहंदी लगवाने और लगाने में नज़र आ रही थीं। बहुत सारी शौक शरारती लड़कियों में वो भी नज़र आई थी, अलग सी मासूम सी। वो जो हमेशा सादा रहने की आदत थी, आज आम दिनों से हटकर बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुस्कुरा मुस्कुरा कर बोलती हुई और कभी खामोशी से लब काटती हुई, शॉकिंग पिंक और गहरे सब्ज रंग की विश्वास में मलबूस, जिस पर बेहद खूबसूरत सिल्वर रंग का काम हुआ हुआ था। दुपट्टा पुष्ट से लेकर आगे दोनों बाजू की कोहनियों पर डाल रखा था। नाजुक सी ज्वेलरी पहने वो वाकई ही आफरीदीस की बहू लग रही थी। सिल्की सीधे स्याह बालों की लूज ब्रेड बनाए, जिसकी जो कि इसकी पुष्ट पर झूलती दूर खड़े इन भूरी आंखों को बेचैन किए हुए थी। स्याह चश्मे की जगह आंखों में ट्रांसपेरेंट लेंस लगाए गए थे, जिसमें उसकी स्याह पुरकशिश आंखें मजीद बड़ी बड़ी खूबसूरत नजर आ रही थी। बेदहानी में सर हिला हिला कर मासूमियत से बोलती तो कानों में पहने सुनहरी रंग के झुमके कभी इसके गालों और कभी गर्दन से मस होते उससे पहलू बदलने पर मजबूर कर रहे थे, जो कि इससे कदरे फासले पर खड़ा अपने किसी जानने वाले से बज़ाहिर बातों में नजर आ रहा था। स्याह शलवार कमीज पर स्याह शाल कंधों पर ओढ़े वो हमेशा की तरह डिसेंट लग रहा था।
ब्राउन बाल जल्द से पीछे को सेट किए गए थे। कीमती घड़ी, चमकते स्याह बूट, हर चीज़ इस पर सूट कर रही थी। ब्राउन आंखों की खुमारी सामने का मंजर देख बढ़ने लगी थी, जहां वो मध्यम खूबसूरत मुस्कुराहट, होठों पर सजाए स्याह आंखें मुकम्मल तौर पर अपनी मेहंदी लगते हाथों पर मरकूज किए हुए थी। वो अनजान थी, यह जानकर अनजान बन रही थी। यह हंस करना थोड़ा मुश्किल था। मैम, आपके शोहर का क्या नाम है? शोक शरारती से नौजवान लड़की, जो कि बेहद बातूनी थी और जारिया को मेहंदी लगाने के साथ साथ वो शादीशुदा है या नहीं, इस तरह के बहुत से सवाल कर चुकी थी। और अब रुककर उसका मासूम गुलाबी पड़ता चेहरा देखते जो आपकी मुंतजिर थे। हम इर्तिज़ा भाई, इनके शोहर का नाम इर्तिज़ा है। पास बैठी दूर की गज़न जारिया की हालत पर अपनी मुस्कुराहट दबाए शरारती अंदाज में गोया हुई तो वो गुलाबियाँ छलकाता चेहरा सुर्ख अनार हुआ था। सर को मजीद झुकाए मुस्कुराहट को रोकते लब कुचलने लगी। कदरे फासले पर खड़े इर्तिज़ा आफरीदी की भूरी आंखें इस मंजर पर बेचैन हो उठी। पहलू बदलते उसने मोबाइल फ़ोन जेब से निकाला, एक महसूस नाम की चैट ओपन की और फिर मुस्कुराहट रोकते उसने की पैड्स पर चंद लम्हे उंगलियां चलाने के बाद सेंड का बटन दबा दिया। बातें क्या हो रही थी वो नहीं जानता था, मगर जारिया का शर्म से पड़ता सुर्ख चेहरा पढ़ना और फिर नाजुक पगड़ियों पर जुल्म होता देख वो बेचैन हुआ था। मैसेज लम्हे के हजारवें हिस्से में मतलूबा शख्स के नंबर पर जा पहुंचा। मेहंदी वाली लड़कियां मुस्कुराहट दबाए जारिया की हथेली पर इर्तिजा लिख रही थी। जब जारिया की गोद में रखा मोबाइल थरथरा उठा। हनूज झुके सर के साथ उसने जगमगाती स्क्रीन को देखा, जहां अंग्रेजी हरूफ में माइन, जिसके आगे सुर्ख दिल वाली इमोजी थी, पूरे शान से नजरों के सामने झिलमिलाने के बाद बुझ गया था। ये काम इर्तिजा अफरीदी का था, जिसने कुछ दिन पहले ही ज़बरदस्ती सारिया का मोबाइल फ़ोन लेकर अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस नाम से महफूज करने का कारनामा सर अंजाम देते खुद को शाबाशी दी थी। रोशन स्क्रीन पर टेक्स्ट मैसेज का नोटिफिकेशन उसे एक खुशकुन एहसास दे दो चार कर गया। दूसरा हाथ जो फ्री था और जिसकी बाहर की तरफ मेहंदी लग चुकी थी वो हरकत में आया। मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर टैप किया तो फेस स्कैन होने के बाद मैसेज पढ़ते उसका दिल तेज रफ्तार से भागने लगा। स्टॉप, यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी। एक चोर सी निगाह उसने अपने इर्द गिर्द फिर अपने सामने उठाई तो उसे अपने सामने से कुछ फासले पर खड़ा नजर आ गया था। उसके देखने पर बाईं आंख का कोना दबाते उसके रहे सहे ओसान खता कर गया। जवाबन वो सटपटा का चेहरा फिर से झुका गई। हाँ, मगर अब लब आजाद थे, मगर हनूज धीरे धीरे बातों का जवाब देते हिल रहे थे कि मोबाइल पर दूसरा पैगाम आया। स्टॉप टॉकिंग, अदरवाइज इनको ब्रेक में अपने तरीके से लगाऊंगा। उफ, मैसेज पढ़ते ही उसके कानों से धुआं निकला था। गुजरे एक हफ्ते के वो सारे लम्हात जहन के पर्दों पर लहराने लगे जब उसने ऐसा किया था। गलत जगह, गलत मौका पर गलत ख्यालात आने लगे तो वो काम सी उठी थी। मैम प्लीज़ हिले मत, मेहंदी ख़राब हो जाएगी। उसी लड़के ने उसे एहतियात बरतने को कहा तो अब की बार जारिया ने ना तो सर उठाकर खुद को घूरते इर्तिजा आफरीदी को देखा था और ना ही मोबाइल फ़ोन पर आते अगले पैगाम को, बल्कि उसने मैसेज बिना पढ़े मोबाइल फ़ोन ही ऑफ कर दिया। जबकि दूर खड़े इर्तिजा अफरीदी से अपनी मासूम बीवी की पतली होती हालत देख मुस्कुराहट रोकना दुभर हुआ था। वो मुतमईन था और हर हर दिन के साथ उसकी सरशारी में इजाफा हो रहा था। गुजरे इस हफ्ते में इर्तिजा अफरीदी जारिया को अपने इतने करीब लाने में तो कामयाब हो ही गया था कि वो उसके जवाब देती ज़ुबान, जो कि खैर से सिर्फ इसके सामने ही अपने जौहर दिखाने लगती थी, और हरकत में आते छोटे छोटे गोल गोल होंठों को एक मीठी सी शरारत से ब्रेक लगा देता। और जवाबन जारिया को इर्तिजा की मुस्कुराती निगाहों से खुद को छुपाने की जगह भी ना मिल पाती थी। इन दोनों से कदरे फासले पर वो दिगर बुजुर्ग हस्तियों के साथ बैठी बातों में मशगूल नजर आ रही थी। कभी कभार रुक कर वो इस मंजर को भी देख लेती तो दिल गोया खुशी से फूले ना समाता। गाँव जाना, एक दूसरे को वक्त देना और एक दूसरे के करीब रहने के कुछ पॉजिटिव आसार नजर आने लगे थे। इनके पोते की ब्राउन आंखों में शरारत का तासुर एक बार फिर से नजर आने लगा था, जो कि उनकी नवासी की शर्मीली मुस्कुराहट और सुर्ख पड़ते चेहरे की बदौलत था। शिफॉन के हल्के सुरमई रंग की शलवार कमीज में मलबूस ग्रे ही रंग की शॉल एक तरफ कंधे पर डालने मुदभराना अंदाज में बैठी जमीना खातून कब से अपने पोते के बेचैन तासुरात को मुलाहिजा कर रही थी।
دونوں کلائیوں میں سونے کے موٹے موٹے بھاری کنگن چمکتے نظر آ رہے تھے، گلے میں سفید موتیوں کی مالا، اور پھر ان کا پرشفیق چہرہ۔ عمر کے اس حصے میں ان کی شخصیت میں محسوس کیے جانے کا روپ تھا، تنتنا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر پرمسرت سی مسکراہٹ تھی، اور دیکھ تو ان دونوں کو وہ سیاہ آنکھیں بھی رہی تھی جن میں جلن تھی، حسد تھی، یا پھر وہ عادتاً زاریہ کے مسکراتے آسودہ چہرے سے جھل بن جاتی تھی۔ دونوں بازو سینے پر باندھے وہ ساکت کھڑی، کبھی ارتضا کی بھوری آنکھوں سے پرشوق لبکتے جذبات کو دیکھتی تو کبھی کھا جانے والی نظروں سے زاریہ کو گھورنے لگتی۔ جب مزید اس سے یہ سب برداشت نہ ہوا تو وہ ٹک ٹک کرتی زاریہ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ولا کا مرکزی در واہ ہوا اور آگے پیچھے 3-4 سفید سیاہ گاڑیاں پورچ میں آ کر رکیں۔ سبھی اپنی اپنی مصروفیت کو پل دو پل چھوڑے ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سیاہ فارچونر کا ڈرائیونگ ڈور کھول کر زاویان افریدی باہر نکلا تو ان گاڑیوں کی جانب بڑھتی سلمیٰ ماہین بیگم لوگوں نے اسے دیکھ بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا۔ وہ اس وقت ارتضا افریدی جیسی ہی ڈریسنگ میں ملبوس تھا، بےحد وجیح لگ رہا تھا۔ گاڑی کے آگے سے گھوم کر وہ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھولے۔ اب آئلین کے گاڑی سے باہر نکلنے کا منتظر تھا، جو کہ اس کے دلائے گئے بلیک ویلوٹ کے خوبصورت شلوار سوٹ میں ملبوس تھی۔ بھاری کامدار شال اس کے کندھے اور بازوں پر پھیلی ہوئی تھی، جبکہ براؤن سلکی سٹیپ کٹے سیدھے بال کھلے ہوئے زاویان کے ضبط کے تمام امتحان لے رہے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ پاس سے گزرنے لگی کہ زاویان افریدی کے لب خود بخود حرکت میں آئے۔ تھینک یو فار دس آنر۔ پاس سے گزرتی آئلین کے کان میں جھکے وہ بھاری مدھم مگر گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو آئلین کے قدم رکے۔ وہ چہرہ سرخ پڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ زاویان افریدی کس بات کا شکریہ ادا کر رہا تھا، مگر آئلین میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی بولتی گستاخ نظروں میں دیکھ پاتی، جو کہ ایک ہی نظر میں اس کا سر سے لے کر پاؤں تک جائزہ لے چکا تھا۔ میں رات میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یا اللہ، یہ شخص کتنا بے باک تھا۔ وہ جب گھوم کر آئلہ کو گاڑی سے نکالنے کے لیے پچھلے دروازے کی جانب بڑھنے لگی تو وہ سرگوشی نما آواز میں گویا ہوا تھا۔ قدم پھر سے رکے، چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا، مگر پھر اس نے سلمیٰ بیگم، ماہین بیگم لوگوں کو گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھ لال سرخیاں چھلکاتے چہرے سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ دلہن پہنچ گئی تھی۔ بچے اشتیاق سے آئلہ افریدی کو گاڑی سے نکلتے دیکھ رہے تھے، جو کہ لگ ہی بہت خوبصورت رہی تھی۔ مرون رنگ کے لہنگا چولی میں ملبوس، مرون ہی کامدار بھاری دوپٹہ سر پر اوڑھے، جس کا ایک پلو اس کے دائیں کندھے سے آگے کی طرف سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ دوسرا پیچھے اونچے جوڑے پر ٹکا ہوا تھا۔ خوبصورت آنکھوں کے میک اپ کے ساتھ مرون لپسٹک ہونٹوں پر لگائے چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔ ناک میں پہنی سنہری چھوٹی سی بالی وہ زیور تھا جو کہ اس کے چہرے پر ایک اضافی شے تھی اور اس کے چاندنی بکھیرتے حسن میں 4 چاند لگائے ہوئے تھی۔ عورتیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے کہتے نہیں تھک رہی تھیں، اور وہ سہج سہج کر قدم رکھتی واقعی آسمان سے اتری ہور لگ رہی تھی۔ سلیمان افریدی، ارتضا، سب مرد اسے گاڑی سے اترتے دیکھ اس کی جانب بڑھے تھے، اور وہ مہندی سے سجے بائیں ہاتھ سے سلیمان افریدی کا بازو تھامے، دوسرے ہاتھ میں سلمیٰ بیگم کا ہاتھ دبائے ہوئے اپنے دونوں بھائیوں اور چچا تایا زاد کے ہمراہ سٹیج کی جانب بڑھ رہی تھی، جہاں وہ کھڑا تھا۔ شہزادوں کسی آن لیے بلیک شلوار قمیض پر بلیک امبرائڈرڈ ریڈ شیروانی میں ملبوس، منہ بنائے یکتایا سا کھڑا اس کا منتظر سا تھا۔ سبز آنکھیں ذرا کی ذرا اسے دیکھ اس پر ٹھہر سی گئی تھی، مگر پھر اس کے پیچھے اونچے لمبے کھڑے زاویان افریدی کو دیکھ ان کی سرخی میں اضافہ ہوا تھا، اور اب کی بار جب پلکیں جھپک کر کھولیں تو ان میں صرف سرد مہری تھی۔ ٹھنڈا خاموش سرد تاثر باقی رہ گیا تھا۔ آئلہ اسٹیج تک آئی، پھر ٹھہر گئی، پلکیں اٹھا کر اس وجیح شاندار شخص کو دیکھا جو کبھی اس کے دل پر حکمرانی کرتا تھا، مگر آج وہ اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ آئلہ کی میک اپ سے سجی آنکھیں اس کے چہرے سے ہوتے اس کے ہاتھ پر آ ٹھہریں۔ مقابل کے اندرونی تاثرات بھی کچھ مختلف نہیں تھے۔ ماہین بیگم اور آئلین کے پچھلے 1 ہفتے کی کلاس کا نتیجہ تھا جو وہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھائے آئلہ کو سٹیج کی سٹیپ چڑھنے میں مدد دینے کو بڑھا چکا تھا۔ خدا گواہ تھا کہ اگر تو ماہین بیگم کی خود کو گھورتی نظروں کی
और इमोशनल ब्लैकमेलिंग की परवाह ना होती तो कम से कम वो तो इस उल्टी खोपड़ी और कम अक्ल लड़की को मजीद सर पर चढ़ाने का कायल नहीं था। अकेली तन तन्हा तुम्हें पाला है, बाप नहीं था, मगर इसके बावजूद भी तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं होने दी, और तुम ये सिला दोगे मुझे आमिल। खबरदार कि तुमने उस लड़की के साथ कोई ज्यादती की या उसकी इज्जत पर कोई खर्फ आने दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। और फिर बहुत और भी बहुत कुछ कहा था इन्होंने उस दिन, लेकिन आमिर अफरीदी को इस वक्त सिर्फ यही सोचने का मौका मिल सका था कि जब आयला ने बिना उसका हाथ थामे अपना भारी कामदार मरून वेलवेट का लहंगा उठाया खुद ही ऊपर स्टेज पर आ गई। आया बड़ा मेरा सहूलतकार, इतनी ही मेरी परवाह होती तो शादी ही ना करता यूं जोर जबरदस्ती, और अब आ गया है सबके सामने अच्छा और हीरो हीरो बनने। लेकिन मेरी जूती को भी इसकी परवाह नहीं। जहरखंद अंदाज में मरून वेलवेट लहंगे चोली में सजी दुल्हन के जहन में ये तमाम बातें गूंज रही थी। वो बिना मदद लिए इसके पास से गुजर गई तो आमिल के जबड़े भींच गए, हाथ मुट्ठी की सूरत बंद करता पहलू में गिर गया था और गर्दन की नीली रगें सबके सामने अपनी इस बेइज्जती पर उबल पड़ी थी। सब इनकी जानिब मतवज्जो थे, साकत खड़े, कुछ तो तमस्कराना इस्तेहज़ाइया नज़रों से कभी लब भेंचे सुर पड़ते आमिल अफरीदी को तो कभी आयला के पुश्त को घूरने लगते, मगर आमिल अफरीदी की जताती सबसे नज़रें महीन बेगम पर थीं, जैसे कह रहा हो इज्जत इन जैसों को रास ही नहीं अम्मा। जवाबन महीन बेगम इससे नज़रें चुराती आयलीन से आयला को ऑफ वाइट सोफे पर बिठाने में मदद देने का कहती, माहौल को फिर से नॉर्मल करने की गर्ज से बज़ाहिर मुस्कुराती हुई, मगर मुतफक्कर सी खुद भी स्टेज की तरफ बढ़ गई जहाँ बाकी की रस्मात अदा करनी थी, जबकि इनके पीछे पीछे ही माहौल जो कुछ अजीब सा हो गया था, कुछ ज़्यादा बेहतर ना हो सका। हाँ, मगर इस सब में आयला को अपने चेहरे पर अपनों की बहुत सी मलामती और तासुब भरी नज़रें ज़रूर महसूस हो रही थीं कि जिनको इस रियासत के शहजादे की शान में की गई ये गुस्ताखी कुछ ख़ास पसंद नहीं आई थी, और जिनमें सरे फहरिस्त तरवीना खातून और सलमा बेगम शामिल थी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मुझे अब इस्लामाबाद ही शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो पहुँच आज, फिर वलीमे के बाद एक साथ ही निकलते हैं। और मिस्टर मलिक वो भी मज़ीद कुछ कहता कि सामने का मंजर देख वो रुकने पर मजबूर हुआ जहाँ वो खड़ी थी। गहरे नीले रंग की मैक्सी नुमा ड्रेस में मलबूस, जिसकी स्लीव्स फुल थी और कलाइयों से चूड़ीदार भी। हम रंग शॉल हमेशा की तरह बस नाम की इसके वजूद पर मौजूद थी। सी आंखों पर स्मोकी मेकअप और न्यूड लिपस्टिक लगाए वो इसको एक बार फिर से उस डिनर पार्टी में ले गई थी जहाँ अल्तमश अफरीदी वो ना रहा था जो वो पहले हुआ करता था। घुंघराले सियाह बाल आज भी लूजपन में मुकीद थे जो आवारा लेटे चेहरे के इर्द गिर्द बिखरी अल्तमश अफरीदी का इम्तिहान ले रही थी। जी बिल्कुल, वो कोई और नहीं आलियाना वहीद मंगिश थे। वो यहाँ क्या कर रही थी वो जान न सका। हेलो आली, थैंक गॉड तुम पहुँच गई हो, वरना मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होने लगी थी। बेचारे कहाँ से आलम आ गया और इसकी जानिब बढ़ा। बेतकल्लुफ़ लबो लहजे में कहता वो इसे खुद में समो गया। उसका हाथ बेतकल्लुफ़ी से आलियाना के कंधे पर जमे थे और अल्तमश आफरीदी का वजूद अनदेखी आग में जलने लगा था। हेलो हेलो, दूसरी जानिब लाइन से अल्हान इसकी खामोश हो जाने पर हेलो हेलो कर रहा था, मगर अल्तमश आफरीदी को कहाँ होश थी। मोबाइल फ़ोन पर इसकी गिरफ्त सख्त हुई, जबड़े भिंच गए, जबकि नीली आंखें साकत थीं जिनमें नागवारी के तासुरात उभरते नजर आ रहे थे। सद शुक्र तुझे भी मेहमानों की तरह घर की शादी में मेहमानों की तरह शामिल होने की तौफीक मिली तो सही। जामियान अफरीदी इसके पास आने के बाद इससे मिलते खड़े खड़े लहजे में गोया हुआ तो इसकी नज़रें अल्तमश अफरीदी की नज़रों के ताक़ुब में आलम आलियाना से जा मिली। जामियान आलम से पहले ही मिल चुका था, जबकि इसके साथ खड़ी लड़की पर इसने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। तुम इधर क्या कर रहे हो? वहाँ सरफराज अंकल तुम्हें ढूंढ रहे हैं। जामियान अफरीदी को कुछ अजीब लग रहा था। आलम और अल्तमश दोनों ही एक दूसरे को सिर्फ आंखों से घूर रहे थे। जब इस सब में आलियाना मजीद आलम के करीब खड़ी हुई तो अल्तमश अफरीदी की आंखों में यह मंजर चुभने लगा था। क्या हुआ, सब ठीक है? जामियान अफरीदी ने परेशानी से पूछा तो अल्तमश ने सर झटक कर रह गया था। हाँ सब ठीक है, और जो ठीक नहीं उसे मैं जल्द ही सेट कर लूँगा। इन दोनों पर एक तनफ्फर निगाह डालते वो इसके करीब से गुजर गया कि अगर इस फंक्शन के खराब हो जाने का डर होता तो वो इन दोनों की अकल सेट करता, जिनकी नज़रें वो अभी तक अपनी पुष्प पर महसूस कर सकता था। आनंद की नज़रें उसके जहन से चिपक कर रह गई थीं। वो बदल चुकी थी, कुछ मुख्तलिफ था आज उनमें, लेकिन क्या वो ये अखज़ ना कर सका।
جبکہ التمش آفریدی کے جانے کے بعد آئلین، زاریہ اور عالم کی تینوں بہنیں تینوں ہی آلیانہ کو دیکھ اس کی جانب لپکی تھیں، جو کہ بالآخر ان سب کتنے اصرار پر آج یہاں موجود تھی، اور وہ بھی جس دل سے مسکرا رہی تھی وہی جانتی تھی اگر تو عالم آج اسے یہاں آنے کے لیے راضی نہ کرتا تو آلیانہ التمش آفریدی کو اب باقی کی ساری عمر نہ منہ لگانے کا طے کر چکی تھی، جو کہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا۔ لوگ، رشتہ دار، مرد، عورتیں، بچے سب آگے بڑھ کر اس سے مل رہے تھے، تصویریں لے رہے تھے، جبکہ خود وہ بھی مؤدب بننے کی اداکاری کرتا۔ کم از کم آلیانہ کو تو یہی لگ رہا تھا۔ کم از کم آلیانہ کو تو یہی لگ رہا تھا۔ مسکراتا آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ لوگوں کا، رشتہ داروں کا ایک ہجوم تھا جس کے پیچھے پیچھے اسٹیج کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں شادی کی باقی کی رسومات پورے جوش سے جاری تھی۔